जी हम लोगों के बीच में। सीएम साहब का सपना है मुंबई और एमएमआर का स्वरूप बदलना। आपने अभी बताया उन्होंने कि इंफ्रा में कोस्टल रोड, सी लिंक और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेट्रो मोनो का चल रहे हैं। आपको रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना है। मुंबई शहर में रीडेवलपमेंट की बहुत बड़ी समस्या है कि सोसाइटियां हैं, सरकार से सपोर्ट नहीं मिलता, आपसी बहुत विवाद रहते हैं, महड़ा का भी एक लिमिटेशन है कि कैसे डेवलप कर सकती है। इसको सब देख करके मुख्यमंत्री जी ने एक नया कॉरपोरेशन बनाया, रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और उसके आप चेयरमैन। किस तरह से मुंबई में आपका कॉरपोरेशन काम कर रहा है? और अभी मेरे को लगता है कि 1 साल हो गए, अभी तक कितने प्रस्ताव आपके पास आए और कितने पर काम शुरू हुआ? हाउसिंग सेल्फ एंड क्लस्टर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी, ऐसा करके ये प्राधिकरण नया स्थापित किया है। और यह जो हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है, नहीं तो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, वो 30 साल की हो गई है। अगर उनको डेवलप करना है तो बिल्डर के पास जाना पड़ता है। तो विदाउट बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी खुद का बिल्डिंग खुद डेवलप करे, यह कंसेप्ट है। बिल्डर के पास 2 रीज़न के लिए लोग जाते हैं। पहला रीज़न तो बिल्डर पैसा लगाता है, सब परमिशंस लेता है, और दूसरा परमिशन और पैसा। तो हम लोग, मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक का चेयरमैन के नाते फाइनेंस करने का मैंने पॉलिसी की, पहला इशू हल हो गया। दूसरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को मैं विनंती की, बिल्डर जो नफ़ा कमाता है, मुनाफा, वो अगर खुद सोसाइटी डेवलप करेंगे तो उनको बड़ी जगह मिलती है, कॉर्पस अच्छा मिलता है। तो उन्होंने भी, मैं 18 अलग अलग सेल्फ डेवलपमेंट की मांगे इन गोरेगांव में जो हमारे हाउसिंग कॉन्क्लेव हुई वह रखी, तो उसमें 16 रिजोल्यूशन शासन निर्णय हुए और यह सिलसिला सेल्फ डेवलपमेंट का शुरू हुआ। इसमें 1600 प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। 46 हाउसिंग सोसाइटी को हम लोग लोन दिया है और उसमें 21 इमारत में लोग रहने को गए हैं। और इसका परिणाम ये है कि जो छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो चाल में रहते हैं, अभी नंदादीप सोसाइटी पार्ला के 360 स्क्वायर फीट में वो लोग रहते थे, बिल्डर 700 स्क्वायर फीट देने वाला था। और मेरे पास वो लोग आए, बोले आप सेल्फ डेवलपमेंट को हमको पैसा दोगे क्या? तो बोला ये तो हमारा ड्रीम है कि आपका भला हो। तो हम उनको 60 करोड़ रुपया दिया और वो 360 का 700 स्क्वायर फीट में जाने वाले थे, 1400 स्क्वायर फीट में रहने को गए, एक्चुअल रहने को गए। मैं चाबी देने को गया था, हमारा आमदार पराग अलवनी गया था। चारकोप में जो श्वेतांबरा हाउसिंग सोसाइटी है, वो 300 सवा 300 स्क्वायर फीट में रहती थी, बिल्डर 600 तक देने वाला था। और वो सेल्फ डेवलपमेंट को आए, हम उनको पैसा दिया, वह 1200 स्क्वायर फीट में रहने को, दस्तूर खुद सीएम साहब चाबी देने को आए थे। तो इसका परिणाम ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट में बिल्डर जो मुनाफा कमाता है वो सुपरविजन करके सोसाइटी के लोग कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके खुद की बिल्डिंग खुद खड़े करते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा जगह मिलती है और ये सक्सेस स्टोरी है। और इसमें दूसरा फ़ायदा क्या है कि बिल्डर प्रॉफिट मोटिव रहता है, उसका इंटेंशन वो प्रोजेक्ट करके कितना मैं कमा सकूं, अल्टीमेट अलग सेकंड प्रायोरिटी घर बनाना। लेकिन इधर जो हाउसिंग सोसाइटी वो खुद के लिए घर बनाता है, तो वो खुद वो अपना घर है, तो उनका सुपरविजन, इसमें सीमेंट क्या लगे, स्टील क्या लगे, डिज़ाइनिंग के प्लानिंग में सोसाइटी के लोग खुद रहते हैं। चेक देना है तो खुद फेज वाइज पेमेंट करते हैं। बिल्डर का कभी कभी होता है कि 20-20, 25-25 साल प्रोजेक्ट रखड़ते हैं, लेकिन इधर जो अपने 21 प्रोजेक्ट हो गए, सब प्रोजेक्ट 2.5 और 3 साल के बीच में हुई। और सेल्फ डेवलपमेंट का कानून ही यही है कि 3 साल में प्रोजेक्ट होना चाहिए, और वैसे 3 साल के अंदर ये सब प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और इसका बड़े पैमाने पे मुंबई में प्रचार प्रसार हुआ है और लोग इसके लिए आते हैं और डेव्हलपमेंट कर रहे हैं। पण याच्यामध्ये लोकांना फायदा होतो का? कारण कसं आहे, जेव्हा बिल्डर एखादी स्कीम करतो
लोकांना ते घर जेवढ्या तुमचं राहतात तेवढं मोफत त्यांना ती जागा मिळालेली असते आणि त्याच्याशिवाय सोसायटीला काही पैसे मिळू शकतात. याच्यामध्ये जागा वाढतीये पण त्याचा जो खर्च आहे हा म्हणजे तुम्ही फायनान्स करताय म्हणून त्यांना शक्य होत आहे, पण हे परत त्यांनाच फेडायचे पैसे. नाही, त्याचं एक मेकॅनिझम आहे. आणि आता दुसरं आम्ही जी एकच फक्त त्याला जोडतो, याला तुम्ही टेक्निकल सपोर्ट त्यांना देता का? म्हणजे आर्किटेक्ट चांगला प्रश्न विचारला. त्यांचे बिल्डरवरती लक्ष, बिल्डिंग कामावरती लक्ष ही ठेवण्यासाठी. प्रक्रिया कशी होते? पहिलं म्हणजे तुम्ही पहिलं माझं ऐकलं की नाही मला माहीत नाही. 360चे 1400 मिळतात म्हणजे डबलच फायदा होतो. 350चे 1200 मिळाले म्हणजे फायदा तर 100% होतो. आता याची प्रक्रिया अशी आहे की सेल्फ डेव्हलपमेंटचा अर्ज त्या ठिकाणी बँकेकडे येतो. आमच्याकडं PMCचं पॅनल आहे. पॅनलमध्ये आमचे आर्किटेक्ट आहेत. हाऊसिंग सोसायटीने आमच्याकडं प्रपोजल आल्यानंतर ॲट द सेम टाईम जे अथॉरिटी आहे, म्हाडा असेल तर म्हाडा ज्या अथॉरिटीकडे आहे ते ॲप्रुव्हलसाठी पाठवतात. तोपर्यंत आम्ही फिजिबिलिटी चेक करतो आणि त्यांना कर्ज देऊ शकतो का. आता जो बिल्डिंग बांधत असताना, बरं बिल्डर बांधतो तो काय नुकसानीसाठी बांधत नाही ना, नफा कमवायला बांधतो. सेम इथे सेलेबलचा जो माल तयार होतो तो आम्ही मॉर्गेज ठेवतो. तुम्ही म्हणता रिपेमेंट कसं होतं, तर सेलेबलचा जो तुमचे फ्लॅट्स किंवा माल असतो त्या पोर्शनवर आमचं चार्जेस असतात. ते तुम्ही विकू शकत नाही कारण आमचं रिपेमेंट त्या पैशातनं घ्यायचं असतं. एक मात्र त्यांना मुभा आहे की त्यांना जर त्या सोसायटीच्या सभासदांना स्वतःला घ्यायचं असेल तर पहिली प्रायोरिटी स्वतःला. समजा त्याच्यामुळे आणखी मोठी जागा होते, मोठं कुटुंब असेल तर सेलेबलमधला माल जर आला तर त्यांना अटॅच फ्लॅट आणखी मिळाला की कुटुंब मोठं असलं तरी तो फायदा होतो. त्याच्यामुळे या ठिकाणी मग त्या फिजिबिलिटी काढणं, किती तो प्रस्ताव, आणि 95% 90 ते 95% आम्ही पैसे देतो. पहिलं कसं असायचं की आम्ही 70% होतं. मग लोक म्हटले हे पैसे आम्ही कुठून आणणार, आम्ही कुठून भरणार. आम्ही जशा जशा याच्यामध्ये अडचणी यायला लागल्या आम्ही एक एक त्या ठिकाणी रेक्टिफाय करायला लागलो. उदाहरणार्थ आपण त्या ठिकाणी बघाल की पहिला आम्ही जी कमिटी असायची हाऊसिंग सोसायटीची, त्या कमिटीला आम्ही जॉईंट अँड सेव्हरल लायबल पकडायचो. समजा तुमची सोसायटी आहे, आमच्याकडे कर्ज मागायला आली तर तुम्ही हाऊसिंग सोसायटीची कमिटी जी काही 10-12 लोकांची असेल त्यांच्यावर लायबिलिटी आम्ही फिक्स करायचो. मग अनिकेतजी बोलायचे, अरे मी तर 20-25 हजार रुपयावर काम करतो आणि तुझे 40-50 कोटीचं कर्ज म्हणजे माझ्या 4 पिढ्या आल्या तरी मी फेडू शकत नाही. आम्ही ती लायबिलिटी काढून टाकली. जमीन आणि सेलेबल जो माल आहे तो मॉर्गेज करून या ठिकाणी आम्ही ते पैसे देतो. आणि तुम्हाला सांगायला आनंद वाटतो, या ठिकाणी आमचं 21 पैकी एकाही सोसायटीचं कर्ज थकलं नाही. उलट पक्षी बिफोर त्यांनी रिपेमेंट त्या ठिकाणी केलं.